नमस्कार बांसे सर, वेलकम. नमस्कार सर. नमस्कार. मी संकल्प फाउंडेशनच्या वतीने आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आमच्या एनजीओ विषयी एक 2 मिनिटात इंट्रोडक्शन देतो, नंतर आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. आमचं एनजीओ संकल्प फाउंडेशन गेले 11 वर्ष महाराष्ट्रातल्या विविध भागात ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही माध्यमातून काम करतं. आमच्या एनजीओचं मुख्य जे तत्व आहे, महात्मा गांधींचं खेड्याकडे चला आणि स्वामी विवेकानंद आणि रामकृष्ण परमहंसांचं शिव भावे जीव सेवा या तत्वाने आमचं एनजीओ काम करत. गेल्या 11 वर्षात आम्ही महाराष्ट्रातील विविध भागात पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रात कार्यरत आहोत. ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही माध्यमातून आम्ही काम करतो. आणि हे सगळं काम करत असताना आम्हाला जो समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळते त्याबद्दल निश्चितच अभिमान आहे. एक आमच्या एनजीओ ची छोटीशी व्हिडिओ क्लिप आहे, ती मी इथं शेअर करतो. मग त्यानंतर आपण पुढे जाऊ. मानों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विघ्न। कोरोना काळात जेव्हा आमच्या सगळ्या ऑफलाईन ऍक्टिव्हिटी बंद होत्या, आम्ही ऑगस्ट 2020ला एका वेबिनार सिरीजची सुरुवात केली की त्यात अगदी ग्रामीण विकासापासून तर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन असतील, कृषी प्रक्रियेवर आधारित उद्योग कसे केले पाहिजेत त्याबद्दल मार्गदर्शन असेल, शेतीच्या विविध पद्धती जसं योगिक फार्मिंग, नॅचरल फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग या सगळ्या पद्धती की ज्यातनं शेतकऱ्यांना यातनं एक नवीन दिशा मिळेल. यासोबतच त्या संपूर्ण कालावधीत लोकांना खूप जास्त स्क्रीनची सवय झाली होती. मोबाईलचं स्क्रीन असेल, कम्प्युटरचं स्क्रीन असेल किंवा टीव्हीचं स्क्रीन असेल, तर त्याची शिस्त कशी पाळायची याच्यासाठी आम्ही पालकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वर्कशॉप देखील घेतले. आपले दैवत छत्रपती शिवराय असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान गौतम बुद्ध यांच्या चरित्रावर देखील आम्ही कार्यक्रमाचे ऑनलाईन वेबिनारच्या स्वरूपात आयोजन केले. आणि निश्चितच आम्हाला या सगळ्या प्रक्रियेत जितकेही लोक जुळली गेली त्यांचे खूप चांगला अनुभव आम्हाला मिळाला. आणि निश्चितच या सगळ्यातून जेव्हा आमचं काम चाललं होतं तेव्हा ऑगस्ट 2022 आमच्या एनजीओच्या सगळ्या
डायरेक्टर लोकांनी खूप तज्ञ लोकांशी महाराष्ट्रातल्या चर्चा केली आणि त्या चर्चेअंती एक नवीन उपक्रम काय सुरू करता येईल म्हणून आम्ही संवाद सारथी या नावाने आमच्या या व्याख्यानमालेची सुरुवात केली. त्याचा मुख्य उद्देश की जे पण स्पेशलाइज किंवा डिसेबल व्यक्ती आहे तर त्यांच्या जीवनाचा प्रवास जाणून घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्याकडून शिकण्यासाठी त्यांच्याकडून ऐकण्यासाठी या व्याख्यानमालेची सुरुवात केली 15 ऑगस्ट 2022 ला. आणि मला सांगायला आनंद होईल की आज आपण 104 अशा वेबिनार मध्ये आहोत. आणि निश्चितच आतापर्यंत जितके महानुभाव येऊन गेले त्या सगळ्यांनीच या ठिकाणी जे त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर केला त्यातून आम्हाला बऱ्याच नवीन गोष्टी ऐकायला मिळाल्या, त्यातनं शिकायला मिळाल्या. आणि यासोबतच त्या इतरांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी देखील घर में मिळाली. तो टाटा किलो चार्ज तो लागत नहीं, पाइप तो नहीं। या पद्धतीने आज आपण 104व्या एपिसोड मध्ये पोहोचलो आणि हे सगळं करत असताना महाराष्ट्रातील अगदी 29 जिल्ह्यातले महानुभाव या ठिकाणी येऊन गेले. आणि जेव्हा ते त्यांचा जीवन प्रवास आमच्या सोबत शेअर करतात खरोखर एखाद्या डिसेबल व्यक्तीला त्याच्या जीवनात खूप संघर्ष असतो. म्हणजे तो ज्या वेळेस संघर्ष करत असतो, जगत असतो, त्याला येणाऱ्या अडचणी तो त्यातल्या उणिवा शोधून त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न कसा करतो, त्यासोबत तो आपल्या जीवनाचं बॅलन्सिंग कसं करतो, यासोबतच तो इतरांशी जुळवून घेत कधी कधी त्यांच्यासोबत स्पर्धा करून त्यांच्या पुढे देखील निघून जातो. तर हे खरोखर आम्हाला जाणवलं की प्रत्येक वेळी ज्यावेळेस इथं एक नवीन महानुभाव या ठिकाणी त्यांचे विचार आमच्यासोबत शेअर करतात तर निश्चितच हे सगळ्यांसाठी प्रेरणादायी असं आहे. मी जास्त वेळ नाही घेता आपल्या वक्त्यात सोनल मॅडम यांचा परिचय करून देण्यासाठी डॉक्टर अनिता मॅडमला विनंती. धन्यवाद सर. नमस्कार. संकल्प फाउंडेशन सामनेर आयोजित संवाद सारथी या वेब संवाद सत्रातील पुष्प 104वे आज गुंफले जात आहे. संवाद सारथी या वेब संवाद सत्रातील 104 पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्या अपंगत्वावर मात करत शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्त्या या कठीण परिस्थिती सहन करून दृढ निश्चयाने जीवनाला सामोरे जाण्याची क्षमता ज्यांच्यामध्ये आहे अशा या आपल्या आजच्या वक्त्या माननीय सोनल संजय कुमार गुगलिया मॅडम आज आपणास वक्त्या म्हणून लाभलेल्या आहेत. मॅडमचं शिक्षण BSc LLB मॅडमचं शिक्षण झालेले आहे. सध्या त्या शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांचा जो छंद आहे त्यांना गाणे गायला आणि ट्रॅव्हलिंग करायला त्यांना आवडते. प्रवास करणं हा देखील त्यांचा छंद आहे. तर अशा ह्या आपल्या वक्त्या आहेत माननीय सोनल संजय कुमार गुगलिया मॅडम या माझे स्वर्णिम स्वप्न या विषयावर आज आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. चला तर मग आपणही संकल्प फाउंडेशन संवाद सारथी या वेब संवाद उपक्रमात सहभागी होऊया आणि अडथळ्यांवर मात करत पुढे जाण्यासाठी नवीन ऊर्जा मिळवूया. तर अधिक वेळ न घेता मी पुढील सूत्रे माननीय विशाल सरांकडे सोपविते. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर अनिता मॅडम. मी जास्त वेळ न घेता आपल्या आजच्या वक्त्या सोनल मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा जीवन प्रवास आमच्यासोबत शेअर करावा. वेलकम सोनल मॅडम. थँक्यू. मी सोनल यवतमाळवरून. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हो, क्लिअर आहे मॅडम. मी सोनल यवतमाळवरून आपल्यामध्ये आपण मला इथे बोलवले त्याच्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद करते. मला थोडं मराठी आणि हिंदीमध्ये प्रॉब्लेम येतो. हिंदी बोललं तर चालेल? हो नक्की मॅडम. मी ते विसरलो सांगायचं
मला तुमच्याशी बोलताना ते जाणवलं. आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, एनी लैंग्वेज यू कैन स्पीक। ओके, थैंक यू। मैं सोनल यवतमाल से आपके बीच, आपने तभी ने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा जीवन चरित्र ऐसे कहा जाए तो मुझे बचपन में कुछ नहीं था, बाय बर्थ मेरा डिसेबिलिटी है। एक्चुअली ऑन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मेरी मम्मी को मम्स ये डिसीज हुआ था, जिसके वजह से मेरे पैरों पर उसका असर हुआ, जिसके वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी मिला है। ऑन दैट टाइम बिफोर 30 ईयर्स कि उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं था, तो उस वजह से कुछ पता नहीं चला। तो जैसे डॉक्टर ने एक बार बोला था कि ऐसे हो सकता है कि मम्स से बच्चा जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। बट उस टाइम पे ऐसे थे कि चलो ठीक है, देखेंगे क्या होगा। तो पापा ने उस टाइम पे मना किया कि नहीं, हमें कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं कराने हैं, जैसा होगा वैसा होगा। मेरा बर्थ 11 जुलाई 93 को हुआ है। जब मैं मतलब मेरा बर्थ हुआ, तो मेरे पैरों में लाइक फ्रॉग होता है, मेंढक जिसको कहते हैं, उसके तरह मेरे पैर ऐसे फोल्ड थे, जिस वजह से मैं चलना पॉसिबल नहीं होता था। अगर मैं ग्रोथ भी हो जाती हूँ तो भी मेरा चलना पॉसिबल नहीं था। तो उस टाइम पे, आज के 30 साल पहले, अ, बहुत सारे डॉक्टर को विजिट करने के बाद किसी एक डॉक्टर ने ओपिनियन दिया कि आप मुंबई जाइए और मुंबई में दिखाइए कि आपको क्या क्या हो सकता है, आपको वही पता चलेगा। तो जब मैं 6 दिन की थी तब से, तो लाइक 21 दिन तक के मुझे उल्टा ऐसे टंगा दिया गया ताकि मेरे पैर सीधे हो जाए, ट्रैक्शन जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर से विजिट करने के बाद मुंबई अप्रोच हुआ। वहां पे मेरे पैरों के 6 ऑपरेशन हुए हैं। तो 6 ऑपरेशन होने के बाद ये वाले पैर जो थे वो सीधे हो गए। सीधे हो गए तो मैं चलने के काबिल बनी, थैंक्स टू माय मदर एंड फादर। उनके वजह से मैं आज चल पा रही हूँ, अदरवाइज मैं चल नहीं पाती थी। ये हुआ मेरा सिंस फ्रॉम 3 इयर्स तक के, मेरे ऑपरेशन पूरे 4 साल तक के चले जब तक मैं चल नहीं पाई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाना शुरू किया। नॉर्मल पीपल की तरह तो मुझे ट्रीट नहीं किया जाता था, बट ठीक है कि हमारी लाइफ उस टाइम पे बचपन में कुछ भी नहीं समझ में आता है। बस इतना समझ में आता है कि यस, हम कुछ अलग है। तो मैंने चलना शुरू किया। मैं खेड़े में रहती थी, कोटम्बा नाम का खेड़ा, वहां पे मेरा बचपन गया है। वहां पर जाने, मतलब एक नाम, जैसे होता है ना कि वेल नोन फैमिली से होने के बाद बच्चों को ऐसे ही अलाउ कर दिया जाता था, तो ऐसे ही मैं आंगनवाड़ी करके था, वहां पे स्कूल जाने लगी। स्पेशल ट्रीटमेंट तो ऐसे नहीं था, बट ऐसे नजरिया देखने का जो होता है वो बहुत अलग रहता था। वो चीजें आज भी महसूस होती है कि लोग किस तरह से देखते हैं। नॉर्मल स्कूल में मैं पढ़ी, फिर मैंने आंगनवाड़ी का शिक्षण वहाँ पे कंप्लीट करके यवतमाल में आई पढ़ने के लिए, इन द स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट। मॉन्टेसरी विद्यालय, ये मेरी स्कूल की, ये मेरी फर्स्ट स्कूल थी जहाँ पे मैंने पहले से तो चौथी स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की। ऐसे बोला जाए तो वो नॉर्मल स्कूल थी और मैं एक एबनॉर्मल लड़की उस टाइम पे देखी जाती थी। तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि सब लोग का चिढ़ाना और टीचर्स लोगों का कुछ ना कहना, क्योंकि एक ही लड़की थी ना मैं। तो उस टाइम पे ऐसे सपोर्ट नहीं मिलता था, मुझे नीचे बैठने में दिक्कत होता था, फिर भी ऐसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। पर ठीक है कि मैं बचपन में थी, मैं अपनी लाइफ मस्ती से जी रही। स्टैंडर्ड के बाद मैंने स्कूल को चेंज किया। 5th ऑफ स्टैंडर्ड से मैं डॉक्टर नंदुरकर विद्यालय यवतमाल से पढ़ी हूँ 10वीं तक की। वहां पर ऐसा था कि एक 10 से 6 बजे तक के स्कूल का टाइमिंग होता था, और 4:30 से 5:30 गेम पीरियड होता था। बाकी स्कूलिंग पीरियड तो मैं कर लेती थी, बट 4:30 से 5:30 मुझे गेम पीरियड में अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि मैं एक हैंडीकैप स्टूडेंट थी। और मेरी कैपेबिलिटी को ना जानते हुए मुझे स्कूल में खेलने के लिए अलाउ नहीं था। तो मैं ऐसे बैठी रहती थी।
तो मैं बैठी रहती थी, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैंने भी खेलना चाहिए, मैंने भी ये कुछ करना चाहिए। बट मेरी फिजिकल एबिलिटी उतनी नहीं थी। यहाँ ऐसे करते करते मैंने 10th तक के एजुकेशन 83% से पास किया। उसके बाद 11th 12th मैंने साइंस लिया। बहुत सारी डिफिकल्टी, जैसे एज ग्रो होता गया, फिजिकल एबिलिटी कम कम होते जा रही। चलना, इतना वेट लेकर के बैग का, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता था। पर फिर भी कहते हैं ना कि जहाँ पे एक दिमाग में ऑर्डर आ जाए कि हमें चलना ही है, तो हम चलते ही जाते हैं। बस इतना ही पता था, पेरेंट्स से यही सीख मिलती है कि हमें चलना ही है, चलना ही है। तो मैंने कभी अपने आप को वो नजरिए से नहीं देखा, बट लोगों ने मुझे वो रियलाइज करवाया कि यस, यू आर डिफरेंट। ऐसे करते करते 12th का एजुकेशन 70% से फुल किया। उसके बाद हुआ ऐसे कि मैं डिसेबल्ड टी में आने की वजह से मुझे पीएमटी उस टाइम पे होता था डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तो मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरे जैसे पेशेंट्स के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूं। वो बचपन का सपना था। तो उसके बाद मैंने पीएमटी दिया। मेरा स्कोर थोड़ा कम था, हैंडीकैप कोटे में बैठ सकती थी, बट मुझे डिनाई किया गया। नागपुर में मेरा काउंसलिंग हुआ था। काउंसलिंग में ऐसे बताया गया कि आप एबल नहीं हो। ये बताने के पहले 5 जुलाई 2011 मेरा काउंसलिंग डेट था, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग डे था। ऑलमोस्ट नागपुर जीएमसी में काउंसलिंग था, तो ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर मुझे चलाया गया। ये मुझे याद आता है अभी भी, क्योंकि आज तक के वैसा दिन मैंने फेस नहीं किया। वहां पे पूरा पैर के नाखून से लेके बालों तक का पूरा चेकअप हुआ। रात में एंड में 10:30 बजे छुट्टी मिली। जो सुबह से मेरी बैटरी चले जा रही थी, चले जा रही थी, आखिर में 10:30 बजे मैं कोलैप्स हो गई कि अब मुझसे अब कुछ नहीं होगा, अब मुझसे नहीं चला जाएगा, ना ही मुझसे उठा जाएगा। मेरे साथ पापा थे। पापा मेरे ऑलवेज सपोर्टिव थे और वही मेरे आज जीने की वजह है। और मेरी मम्मी भी। उस दिन, आज वहां से मैं नागपुर से यवतमाल आ गई और 3 दिन बाद पता चला कि आई एम अनेबल टू बिकम ए डॉक्टर बिकॉज ऑफ माई ओनली हाइट। उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं देखा कि मैं एबल या फिर मेरा इंटेलिजेंस लेवल है या नहीं है। ऐसे ऐसे किस्से आते गए। मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गई कि यार, हमें अपने लाइफ में जो चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जाने अनजाने बीएससी एडमिशन ले लिया। और बीएससी करते 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 बीएससी तो खत्म हो गया। एमएससी के लिए यवतमाल में कोई स्कोप नहीं था मेरे ब्रांच के लिए। मैंने जूलॉजी बायोलॉजी से बीएससी किया है। बायोलॉजी का एक भी स्ट्रीम यवतमाल में उस टाइम नहीं था। तो मुझे अमरावती जाना पड़ता था। बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ओनली। उन्हें फिक्र होती थी कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने वो बीएससी वहां पे ही स्किप किया। मतलब बीएससी कंप्लीट किया और एमएससी दिमाग में से निकाल लिया कि अब मुझे नहीं पढ़ना। उसके बाद ऐसे लगा कि यहाँ तो अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी है। खुद को ही मोटिवेट करते हुए मैंने आईबीपीएस एग्जाम दिया। उसकी तैयारी की 6 महीने लगभग, और फिर एग्जाम देना शुरू किया। प्रॉब्लम ऐसा आता था कि आई एम कैपेबल ऑफ दैट। मैं उस एग्जाम को देने में श्योर थी। मेरा आईबीपीएस पीओ 2 मार्क्स से मैथ्स गया था। आईबीपीएस एसओ 0.50 मार्क्स से मेरा जीके मेंस गया था। और जाने आने में मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी कि मैंने 3 बार एग्जाम देके वहां पे स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने एलएलबी किया। सोचा कि एलएलबी यवतमाल से कुछ अच्छा स्कोप करूं। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ग्रेड में मेरा पासिंग हुआ। बट बैड लक देखिए कितना, कि मेरा एज क्रॉस हो चुका था जिससे मैं जज के एग्जाम डायरेक्ट नहीं दे पाती थी। मुझे 10 साल का प्रैक्टिस हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करने के बाद वो पोस्टिंग के लिए अप्लाई करना था। मैंने कोर्ट में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया। एक्सर्शन बहुत होता था, जो मेरे से मतलब मुझसे ना हो पाया। मेरी कैपेबिलिटी तो थी, बट
सपोर्ट अगर मिलता तो शायद मैं कर देती। पर यहाँ पे थर्ड फ्लोर तक के कोर्ट था। मैं रोज जाती थी। मुझे कम से कम 25 से 30 बार ऊपर नीचे स्टेयर्स पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोलो या अदर फाइलिंग्स के लिए बोलो जाना आना पड़ता था। उससे मैं बीमार पड़ने लग गई। फिर मैंने सोचा कि ऐसे अपने आप को एग्जॉस्ट करके काम करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज यही लाइफ नहीं है, आगे भी बहुत लाइफ है। तो मैंने अ, एक होम ट्यूशन शुरू किया, जहाँ पे एक बच्चे से मैंने स्टार्टिंग किया। आज मेरे पास 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है जिनको मैं पढ़ाती हूँ। साल में से 2 स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। जिनका भी क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर से बनता है, जो पे नहीं कर पाते हैं, उनका मैं ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मेरा साल का टारगेट होता है। अब मुझे आज ट्यूटरशिप करते करते लगभग 7 साल पूरा हो गया है। 8वां साल चल रहा है। इस तरह से मैं अपनी जर्नी को शुरू करते 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 यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मुझे कम्युनिटी का ऐसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट एक अपनी आइडेंटिटी होती है, इसलिए बता रही हूँ कि जैन कम्युनिटी से जुड़ते जुड़ते हमारे अपने कम्युनिटी में बहुत सारे साधु भगवान गुरु भगवान होते हैं। उसमें से प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब से मैं जुड़ी 2021 में। तो वहां से मेरी लाइफ में एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं रहा। आज मैंने ये सब रिकॉल इसलिए किया कि यहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन देना था। नहीं तो आज मैं इस स्टेज में हूँ कि मेरे लाइफ में आज एक भी निगेटिविटी नहीं है, और मैं अपनी लाइफ हैप्पी एक मतलब हर एक मोमेंट को जिंदा रखते हुए जी रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैम, आपने बायोडाटा में सक्षम के बारे में लिखा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, 2018 से मैं सक्षम ये एनजीओ से जुड़ी। एडवोकेट प्राची नीलावर मैडम से मेरा कांटेक्ट हुआ था कोर्ट के चलते ही। उनके साथ में काम करते करते मैं ये एनजीओ से जुड़ी। यहाँ पे सारे हैंडीकैप लोगों का एक प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स लिए जाते हैं हैंडीकैप लोगों का एक स्टेज मिलने के लिए। क्योंकि हैंडीकैप लोगों का ऐसा सोचना होता है कि हम सबसे अलग है, तो हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या कॉन्फिडेंस होते हुए भी उनको परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये स्टेज उनके लिए है। उनके सारे फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडी, ब्लाइंड, टीप एंड डफ, ये सारे कैटेगरी के लोग एक छत के नीचे आकर के हम एक कल्चरल प्रोग्राम, हेल्पिंग प्रोग्राम, इसके अंदर वुमेन्स एम्पावरमेंट के प्रोग्राम, या उनको रोजगार देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो सारे प्रोग्राम्स ये एक कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर दिए जाते हैं, जिसकी मैं एक मेंबर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब अपने लोगों के साथ अपने जैसे रहती हूँ, कि वहां पे जज करने वाला कोई नहीं होता है, ना ही अलग नजरिए से देखने वाला कोई होता है। सब एक जैसे होते हैं। वहां पे अपना अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। कोई अंधा बच्चा बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, अप्रिसिएशन मिलने के बाद उसको उतनी ही खुशी होती है जितनी औरों को होती है। छोटी छोटी बातें वहां से प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम्स, सिंगिंग, सारे ही क्वालिटीज को बेनकाब किया जाता है, ताकि उनको भी एक अपनी उड़ान भरने का मौका मिले। तो थैंक यू प्राची मैडम, कि मैं उनके वजह से आज ये सक्षम की मेंबर बनी हूँ, और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सोनल मैम। जैसे कि आपने आपके बचपन से अभी तक बोला कि आपका जो भी जर्नी है बहुत ही स्ट्रगलिंग है, तो इस सारे जर्नी में अ, आपके पूरे जीवन में सबसे खुशी का मौका कौन सा है? व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट? मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट तो जब मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं तब होता है। छोटे छोटे सक्सेस जब मैं पा लेती थी, जैसे मेरे एक रियल इंसिडेंस है। 10th में मैं पढ़ती नहीं थी। मेरा वन टाइम लर्निंग हुआ करता था कि मैं एक बार पढ़ूं तो मुझे याद रहता था। तो उस टाइम मैं पढ़ना ज्यादा नहीं जानती थी, तो वो पढ़ाई के सिनारियों को देखते हुए मेरे पेरेंट्स कहते थे तू पास हो जाए तो भी बहुत है।
तो लाइक 36% मिल जाए तो भी बहुत है, लेकिन ये बात को मैंने बहुत माइंड में बिठा के 83% का जर्नी जब मिलाया, जब उनके चेहरे पे खुशी देखी, तो वो मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लाइफ का। मैम, इस जर्नी में जैसे आपने खुशी का बोला, वैसे व्हाट इज द वर्स्ट डे इन योर लाइफ और वर्स्ट मोमेंट, कि वो इतना पेनफुल है कि आप भूल नहीं सकते हो। मेरा पेनफुल मोमेंट 5 जुलाई 2011, मैंने पहले बताया आपको कि उस टाइम इतना स्ट्रगल होने के बाद में भी मैं ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर चल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो उस जर्नी में, उस दिन में मुझे कम से कम 8 से 10 किलोमीटर घुमाया गया, और सारे टेस्ट, मतलब विदाउट एनी सेंसेशन, मतलब कोई भी ऐसे इमोशंस ना होते हुए सारे टेस्ट करवाने पड़े। मुझे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैपनेस है, तो मेरे पैरों को इस तरह से खींचा गया जैसे उनमें कोई इमोशंस ही नहीं है। तो वो वाला जर्नी, वो वाला इंसिडेंस मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, और उसके बाद जो डिसीजन दिया कि यू आर अनेबल टू बिकम ए डॉक्टर, तो वो मेरे लाइफ का अभी भी बहुत ज्यादा पेनफुल इंसिडेंस रहा है। मैम, इसी जर्नी में जैसे कि आप आपका जो जर्नी है, इस जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट आया होगा कि जो आपके जीवन में, मतलब मुझे जीना है खुद के लिए, दूसरों के लिए, ऐसा कुछ स्पार्क मिला होगा। व्हाट इज द स्पार्क मोमेंट इन योर लाइफ, कि नहीं जिस टाइम मुझे, मैं डिमोटिवेट हो गई थी, सॉरी। स्पार्क मोमेंट इन योर लाइफ। हाँ, जिस टाइम मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि यहाँ हमारी बीएससी डॉक्टर बनने की जर्नी खत्म हो गई है, वहां पे मुझे डिमोटिवेशन हुआ था। तो मैंने, एक हमारे खेड़े में एक लड़की है जिसके दोनों पैर इस तरह से चलते, इस तरह से उसको मुझसे भी ज्यादा डिफॉर्मिटी है। वहां उसको देख करके मैंने सीखा कि कैसे होता है। वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जिसके ट्रेन में हाथ चले गए थे, ये दोनों हाथ उसको नहीं है। वो मुझे 10th के सेंटर पे मिली, तो उसको देख करके ज्योमेट्री का पेपर लिखते हुए मुझे ख्याल आया कि ये तो कितना ज्यादा डिफॉर्म है कि जो दोनों हाथ ना होते हुए भी अपनी स्माइलिंग फेस से सारे लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं। तो मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा, और आज मेरी जर्नी, मेरे से जो भी कम होते हैं, मैं कम बोले तो मेरे से जो भी डिफॉर्मल ज्यादा होते हैं, उनको देख करके अपने लाइफ में प्रेरणा लेकर के अपने लाइफ को आगे बढ़ाती हूँ। और मैम, जैसे आपने कहा कि जैसे मेडिकल एडमिशन के वक्त आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और जैसे आपने कहा कि आप कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी, तब उस समय भी आपको बहुत ही तकलीफ हुआ होगा। तो वो हाँ। कैसे कि आपने मतलब जितना भी प्रैक्टिस किया होगा, 2-3 साल आपने जो कहा, तो लोगों के आपके साथ रिलेशन या फिर देख मदद करने का आपको कुछ, मतलब मदद करते थे या आपको मदद नहीं नहीं, अगर करते मुझे थे? सपोर्ट मिलता था तो शायद मैं वो जर्नी को भी पार कर जाती थी। भगवान से एक हमें एक डिसेबिलिटी मिला है जो नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में कम होता है, तो एक सपोर्ट की जो आशा रहती है वो रहती है। अगर उस टाइम सपोर्ट मिलता था तो शायद मैं आज एडवोकेसी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके। होता ऐसे था कि जैसे चढ़ना उतरना, तो ऐसे कोई हैंड मिल जाता कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, या फिर जो भी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि चलो इनको एक कंसर्न के तरीके से हेल्प कर दी जाए, अगर ऐसा कुछ होता तो जर्नी आसान होती। बट आज जर्नी आसान तो नहीं कह सकते, स्ट्रगल तो अभी भी है, बट उसको पार करके चलना ये सीख लिया है। बहुत ही बढ़िया मैम। हमारे साथ हमारे सीनियर मेंटर
रंजीत जोशी सर है, मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बात रखे, फिर बाकी सारे जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो भी अनम्यूट करें। रंजीत जोशी सर। हाँ, नमस्कार सोनल नमस्कार जी। सर, बोला। अं, नाही, सोनलजीनी जे आपलं हे सांगितलं पूर्ण चरित्र, आणि LLM LLB करून वकिली करायचा उद्देश, म्हणजे माझ्या काळात मी LLB, पण आमचा काळ आणखीनच कठीण होता. आता फार सोपं झालं, आता आपण काही करू शकतो. जे हिंमत ठेवली तर झगडलं होतं, कारण की आमचा काळ म्हणजे आम्ही त्यावेळेस खूप हे, आता त्यांच्यापेक्षा मी 40 वर्षांनी मोठा आहोत. त्यावेळेची जी परिस्थिती आहे ना आताच्या परिस्थितीत, तर अजूनही तुम्ही जर का प्रयत्न केले, आपने यदि कोशिश किया, तो अभी भी आप वकीली कर सकते हो। ऐसा मेरा आपको ये सजेशन है, जो भी है। जी सर, मैं कर सकती हूँ, ये बात आपकी सही है। हाँ, पर होता ऐसे है देखो। कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे डिफॉर्मिटी बढ़ते जाती है, और डिफॉर्मिटी में हम हाँ, ताकत या हिम्मत रखते हैं तो कोई भी बात हासिल हो सकती है। बट अभी सैचुरेशन इतना हो गया है कि हम उस कंपटीशन में उतरने के लिए पूरी लाइफ भी अगर सैक्रिफाइस कर दे तो मुझे लगता है कि आज कम पड़ेगा। तो अपन कोर्ट का नहीं काम कर गए तो ऐसा लोगों को अपने जो नॉलेज है, आपको आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए लोगों को एडवाइस करना शुरू कर दीजिए घर में ही। जैसे आप जी। स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो वैसा ही एडवाइस का एक प्रोसेस आप चालू कर दिए, लीगल तो आपका एडवाइस। लॉ का, हाँ, हाँ, यस, उसके उससे क्या आपका लॉ का जो नॉलेज है वो जी। आपको भी कंटिन्यू हो बढ़ेगा, और लोगों को भी उसका बेनिफिट होगा, और स्टूडेंट को तो आप पढ़ाते हो। हाँ। तो ऐसा चालू करे, वो सेवा भाव से कर सकते हैं, क्योंकि अपने आपको कॉलेज लॉ का ये ज्यादा ये नॉलेज रहा, तो अपने डिसेबल्स लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको आप यानी एडवाइस कोशिश करके हेल्प कर सकते हो। क्योंकि आजकल डिसेबल्स लोगों के लिए जो अभी अपने डिसेबल्स का कानून है 2016 का, जी। उसका पूरा आपने स्टडी किया तो उसके लिए अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, अभी जैसा लेडीज के लिए कानून है, तो उसका भी बेनिफिट अपन लेडीज को दे सकते हैं आजकल, यानी ज्यादा ये तकलीफें लेडीज को देना चालू हो गए, तो उसके लिए आप ज्यादा एडवाइस कर सकते हो। तो ये कोशिश आप कीजिए, ऐसा मेरा एक सजेशन है। मेरे थैंक यू तरफ सो से मच। आपको आशीर्वाद है। थैंक यू आप सो मच। आगे बढ़ो, हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच। मैं आपकी इस बात को ध्यान रखूंगी, और बिल्कुल ऐसी अगर हिम्मत मिलती रहे तो बिल्कुल मैं आगे बढ़ पाऊंगी। थैंक यू सो मच। यस, बिल्कुल। थैंक धन्यवाद रंजीत जोशी सर। डॉक्टर घनश्याम असुदानी सर, प्लीज अनम्यूट करके बात रखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम सुदानी वरोरा से बोलता हूँ। अभी मैंने सोनल जी की पूरी बात सुनी। मैं बता दूं कि मैं पिछले 25 वर्ष से एक डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और यदा कदा समाज कार्य भी करता रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ बहुत सारी संस्थाओं से। मुझे दो चीजें कहनी है। देखिए, समय बहुत बलवान होता है। जीवन में किस समय क्या होगा ये कह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। जैसे अभी हम्म। सोनल ने कहा कि उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, या फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई। उसे शायद ऐसा लगता है कि उसकी विकलांगता की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन किसी के भी साथ हो सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी समय कौन सा टर्न लेगा ये कह नहीं सकते हैं। हाँ, जो सामने दिख रहा है उसको अपन एक्सक्यूज करके आगे कर देते हैं।
लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हुआ उस पर खेद न करते हुए जिस तरह से आप आगे बढ़ रही हैं सोनल जी, वो बहुत काबिले तारीफ है। और जो भी फील्ड आपने चुना है, मेडिकल नहीं मिला, लॉ नहीं जमा, तो आपने ट्यूशन करना शुरू कर, नौकरी भी नहीं लगी, आपने पीओ के एग्जाम दिए, आपने बताया। तो जो भी फील्ड आपने चुना है उसमें अभी आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, उसी में एक्सेल कीजिए। आपने आनंद शर्मा का नाम सुना है, ऐसे कई लोग हैं जो ट्यूशन फील्ड में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। जी। यदि आप जी जान लगा करके ईमानदारी से कोई भी काम कर रही हैं तो उसमें आप एक्सेल कर सकती हैं। ये मेरा अनुभव और मानना दोनों रहा है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेन वो ये है कि कभी भी अपनी विकलांगता को किसी सेटबैक का, फेलियर का कारण न समझें। हर एक अपना अपना प्रारब्ध लिखा के आता है। आप विकलांग हैं, कोई नहीं है, तो भी हर एक अपना अपना प्रारब्ध लिखा के आता है। और प्रयत्न हमेशा विकलांगता से बहुत बड़ी चीज होती है। जी। आप संपर्क बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद असुदानी सर। मैं अशोक बांसे सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अनम्यूट करके बात कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आपका तो अभी जीवन परिचय तो बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन आप बच्चों को, स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाते हो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और अभी चलने स्टूडेंट में आप कैलिबर वगैरह वापरते क्या, वो भी बता दीजिए। मैं स्टूडेंट का, मेरे पास 10वीं तक के पूरे बच्चे हैं। 8वीं से लेके 10वीं तक मैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एसएसटी लेती हूँ। और फर्स्ट टू सेवन्थ तक के भी बच्चे हैं जिनके मैं ऑल सब्जेक्ट्स लेती हूँ। पर्टिकुलर पर स्टूडेंट को टाइम दे करके 20-20 मिनट का स्लॉट दे दे करके ऐसे मैं 2 बैचेस में अपनी ट्यूशन लेती हूँ। जिसमें मैं सिर्फ ट्यूशंस नहीं, बाकायदा व्यक्तिमत्व विकास के भी उनको बातें बतलाती हूँ, ताकि उनके जीवन में ऐसे कुछ आए तो वो हेल्पफुल बने, क्योंकि वो फ्यूचर है, आज के इंडिया का वो फ्यूचर है। तो उनको ऐसी ऐसी बातें, जैसे बॉयज होते हो तो उनको गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए बताती हूँ, गर्ल्स होती है तो उनको खुद के फ्यूचर के प्रोटेक्शन के लिए बताती हूँ। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ट्यूशन में एक्स्ट्रा मोड पे भी चलाती हूँ। मैं चलने में कैपेबल हूँ, बट मैं ज्यादा नहीं चल पाती हूँ, तो मेरे पास बैसाखी वगैरह कुछ नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम, बहुत वेलकम। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बांसे सर। सारिका मैडम। सारिका मैडम अनम्यूट करूँ या? नमस्कार। नमस्कार मैडम। हेलो मैडम। नमस्कार। हेलो। कैसे हो आप? बढ़िया। आपकी स्माइल बहुत बढ़िया है। थैंक यू। अभी जो कहना था सब बड़े बड़े लोगों ने कह दिया, मैं क्या कहूँ। बस आपके लिए विश करती हूँ कि आप आगे बढ़े और कुछ अपने जीवन में हासिल करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सारिका मैडम। सोनल जी, आपने जो आपका जीवन परिचय हमें दिया, जो भी आपका जर्नी बोला, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। हाँ, क्योंकि कैसे है ना कि हर मोड़ पे, जैसे अभी असुदानी सर ने बात किया कि हर मोड़ पे आपको ऐसे सारे, मतलब नॉट ओनली डिसेबल लेकिन नॉर्मल लोगों को भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं। लेकिन उसमें से जो हमें करने में, मतलब जो भी हमने काम हाथ में लिया है वो कैसे 100% तक ले जा सके, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। और आपने हार नहीं मानी है, ये सबसे अच्छी चीज है। और जरूर आपने जो बच्चों को पढ़ाने का शुरू किया है, और तो उसमें भी वो बच्चे जब बड़े होके कुछ बनेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा मतलब फीलिंग रहेगा कि ये मेरे स्टूडेंट है। तो वो ये मेरा जरूर अचीवमेंट रहेगा। किया। और दूसरी बात आपने कहा कि कम से कम 2 बच्चों का तो आप फ्री में ट्यूशन लेती हो,
तो ये भी बड़ी बात है कि कुछ स्ट्रगल करते हुए भी किसी को फ्री में ये सारा सर्विस देना कि उसके पास पैसे नहीं है तो पैसे ना मांगते हुए, तो उसका जो भी आप उसके लिए कर रहे हो छोटा सा काम वो उसके लिए बहुत बढ़िया बड़ा काम है, क्योंकि उसके जीवन में इससे बहुत मदद मिलेगी और वो आगे जाके जरूर इसका फायदा उठेगा। ऐसे मुझे लगता है। तो मैम जरूर आपसे जो भी आज सुना वो इंस्पायरिंग था। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज सबके लिए आप देकर जाइए, नॉट ओनली डिसेबल बट ऑल द यूथ्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके साथ साथ मैं हमारे संकल्प फाउंडेशन की परिवार की तरफ से आपका अ, रू- मतलब ऋणी रहना चाहता हूँ, क्योंकि ऋणी रहने से हम हमारा संवाद शुरू रहेगा और ये जरूरी है। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमारे पूरे परिवार के तरफ से आपको बेस्ट विशेष, और आगे बढ़ते जाइएगा। और जो भी आप काम करोगे, जैसे आप सक्षम में भी जाते हो वहाँ पर सेवा देते हो लोगों को, वहाँ जाकर आप एक दूसरे से शेयरिंग करते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है कि अपना जो भी प्रॉब्लम है वो अ, संभाल के दूसरे के लिए सेवा करना, ये भी अच्छी बात है। तो आपका जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। और एक बात पूछना रह गया, आपके फैमिली के बारे में आपने बोला नहीं, तो थोड़ा वो बता के एक छोटा सा मैसेज। और अगर आप चाहते हो तो हम हमारा तो ये सत्संग है, तो एक छोटी सी प्रार्थना भी अगर आप लोगे आज तो अच्छा होगा। एनी प्रेयर यू मे लाइक। जी जी या जी। मेरी छोटी सी फैमिली है, मम्मी पापा और हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। सेकंड नंबर है, उसकी शादी हो चुकी है। थर्ड नंबर फिर से मेरे जैसी है। अगर आप में से कोई ऐसे देख ले हमको तो हमको जुड़वा बोलेगा, बट हम जुड़वा नहीं है, 7 साल का फर्क है। मेरे पापा खेती करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ। थर्ड वाली सिस्टर जो है वो पढ़ रही है, का सीए का एजुकेशन अभी चल रहा है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि लाइफ एक ही बार मिलती है। जैसे सर आपने बोला अभी कि ऋणी रहना चाहिए, तो मैं यही कहूंगी कि जो भी मिलता है वो भगवान से मिलता है। और इसके लिए आपको भगवान का कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए, ताकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर पाए और हमारे लाइफ में कोई भी तरह से नाराजगी अपने आप से नहीं और औरों से भी नहीं रखे, तो लाइफ बहुत प्लेन चलेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो स्प्रेड होना चाहिए। आपके पास जो भी आप कुछ अच्छा दे सकते हो आप वो 10 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी सोसाइटी में एक सुरक्षितता की भावना भी जागेगी। और मोस्ट प्रोबेबली आज जो इंडिया में चल रहा है, लड़कियों के लिए स्पेशली, अगर उसको जागरूक करने की अगर आवश्यकता है तो हमारे घर से उसकी शुरुआत करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे इंडिया में एक एक परिवार में बदलाव लाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर परिवार खुद ही बदलाव लाना चाहे तो इंडिया में बोलो या विदर्भ लेवल तक के भी बोलो, तो भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जियो और जीने दो। थैंक यू। मैम आप प्रार्थना ले सकते हो, कोई भी प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना लेनी है सर? एनी प्रेयर यू लाइक। सर मेरे पास कोई प्रेयर तो है नहीं ऐसे। मैं ठीक। एक वो ले लूं क्या? एक मराठी में पोएम है। ठीक है चलेगा।
तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा, आ जन्म त्याचा ध्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, हरवले आभाळ ज्यांचे, होतयांता सोबती तू, तापडे ना वाट ज्यांना, होतयांता सारथी तू। हरवले आभाळ ज्यांचे, होतयांता सोबती तू, तापडे ना वाट ज्यांना, होतयांता सारथी तू। साधना करीती तुझी जे, साधना करीती तुझी जे, नित्य तव सहवास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, देव त्या राहू सदार त्रातुनी संवेदना। दमन्यातल्या रुधिरास या फल भेटण्याची आस दे। सामर्थ्य या शब्दांस आणि अर्थ या जगण्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। जे सत्य सुंदर सर्वथा, जे सत्य सुंदर सर्वथा, हा जन्म त्याचा त्यास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नव चेतना विश्वास दे। नव चेतना विश्वास दे। थँक्यू. धन्यवाद मॅडम. अं, नक्कीच आपण संपर्कात राहूया आणि या संवादात कायम राहूया आणि यातनं निश्चितच एकमेकांचं जेव्हा संवाद होतो यातनं निश्चितच एक दिशा आणि गती आपल्या जीवनाला आणि इतरांच्या जीवनाला पण मिळत असते. आमचा असा अनुभव आहे आणि तुम्ही तुमचा महत्त्वपूर्ण वेळ दिला म्हणून मी परत एकदा आमच्या संकल्प फाउंडेशन परिवाराकडून आपले ऋण व्यक्त करतो. आपण पुढेही संपर्कात राहूया आणि तुमच्या भावी वाटचालीसाठी आणि आनंददायी आणि आरोग्यमय जीवनासाठी शुभेच्छा. एवढं बोलून आपण थांबूया. सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या कार्यक्रमाची आजची सांगता करतो. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू सो मच.